अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान राव करामत सनगर और आप देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारी मेहमान होती है। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनके कारोबार के हवाले से, कुछ ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, कुछ पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल के लिए। और आज मेरे साथ निजी मसरूफियत की बिना पर मेरी को होस्ट फायजा कामरान मेरे साथ मौजूद नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं आज मेरे को होस्ट अशरफ मेमन साहब, जो कि कारोबारी समाजी शख्सियत है। आए तो एज अ गेस्ट है, लेकिन हमने उनको एज अ होस्ट यहाँ पे बिठा दिया। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपको एक एंकर पर्सन बन के? पहले तो नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि रोशन पाकिस्तान का ये एजाज़ मुझे दूसरी दफ़ा मिल रहा है को होस्ट का, और ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे ये मोहब्बत मेरे साथ रखी, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम, इसको करने के लिए भी बड़े रंग और ढंग चाहिए और आदाब होते हैं कुछ। अब आज मुझे इन्होंने इस जिम्मेदारी मुझे दी है को होस्ट की, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको बेहतर तरीके से अंजाम दूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कई रंग होते हैं, वो सारे रंग आप में मौजूद हैं अल्लाह में रखे। और अशरफ भाई, ये जो हफ्ता गुजरा है कई हवाले से ये मकबूल हुआ। एक तो पाक अफगान जंग हुई, सानेहा मुरीद के हो या फिर उसके अलावा और भी जो मामलात हुए हैं, हम वो सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं आज के मेहमानों की जानिब। आज की पहली मेहमान शख्सियत है और हमारे साथ हर इतवार को आप इनको देखते हैं, रेहानुद्दीन सिद्दीकी अलाहाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं शाइगान ग्रुप ऑफ कंपनीज के कारपोरेट हेड जनाब सैयद इसरार शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू। और आपके साथ मौजूद है आज की तीसरी मेहमान शख्सियत डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, जो कि सीईओ हैं फातिमा डेंटल एंड स्किन केयर के। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक सना ख्वान रसूल फरहान फेरोजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश आमदीद। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अकीदत पेश करें। आज मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, उन पर तो गुनाहगार का सब हाल खुला है, इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या, इस पर भी वो दामन में छुपाए तो अजब क्या, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी
ख्वाब में आए तो अजब क्या। नाज़ादे सफर है ना कोई काम भले हैं। नाज़ादे सफर है ना कोई काम भले हैं। फिर भी मुझे सरकार बुलाए तो अजब क्या। फिर भी मुझे सरकार बुलाए तो अजब क्या। वो हुस्ने दो आलम है अदीब के करम से। वो हुस्ने दो आलम है अदीब के करम से। सहरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या। सहरा में अगर फूल खिलाए तो अजब क्या। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे फरहान फिरोज़ी साहब जो कि सैयद हुसैन अली अदीब रायपुरी साहब का कलाम पेश कर रहे थे। और अदीब रायपुरी साहब का दो रोज़ कबल ही उनकी बरसी भी गुजरी है 16 अक्टूबर को। और ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि एशिया के बहुत बड़े नादगो शायर थे और आपकी शायरी पर PhD भी हो रही है कराची यूनिवर्सिटी में। और जैसा कि अशरफ भाई मैंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते कई वाक़यात हुए हैं जिनमें से एक वाक़या जो है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग बनती भी है और काफ़ी लोग इस पे मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो हालिया 2 साल जो जंग हुई है इस पे गज़ा का नुकसान कितना हुआ और ये नुकसान का अजाला कौन करेगा। अगर देखा जाए आदाद व शुमार के मुताबिक तो गज़ा का जो मालियाती नुकसान हुआ है वो $70 अरब हुआ है। 70 अरब पाकिस्तानी नहीं, $70 अरब है। 2 साल में 76,000 से जायद शहीद हैं या लापता हैं मुसलमान। और गजा का 90% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त तबाह हो चुका है। 20 लाख से जायद अफराद बेघर हैं और इसके अलावा 95% स्कूल तबाह हो चुके हैं। तकरीबन 38% से जायद अस्पताल तबाह हो चुके हैं और 835 मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं कि वहां पर कितना बारूद गिराया गया है तो 2 लाख टन से ज्यादा बारूद गजा पर गिराया गया है। तो खुशियां और मिठाइयां बांटने से पहले ये जो आदाद शुमार हैं इनको भी गौर कर लिया जाए और इनके अजाले के लिए भी बात की जाए कि इसका अजाला कौन करेगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। हम असल में माइट इज़ राइट हमारी अब ये दुनिया का कानून बन गया है। तो हम तो ये समझते हैं कि मुसलमान जितनी पस्ती में इस वक्त है कभी किसी तरह इस तरह का जवाल नहीं आया। मुसलमान चाहे वो ताकत के कितने भी ज़ेर असर रहा हो, लेकिन इस तरह जो मुसलमानों का इस्तेसाल हो रहा है और जिस तरह मुसलमानों को दबोचा जा रहा है, और इसमें हमारे मुस्लिम ममालिक भी हैं और कहीं हम भी इसमें कसूरवार हैं। तो शऊर की बात है, समझ की बात है। मुसलमान का असल जो है मंबा ये है कि दीन के लिए वो बाहर निकलता है, अपने हक के लिए बाहर निकलता है। वो थोड़े से वसाइल में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हमें कंप्रोमाइज़ में इस तरह से लाया जा रहा है कि हम दिन ब दिन पीछे धकेले जा रहे हैं और हमारी इज्जत नफ्स को बुरी तरह मजरू किया जा रहा है। ये बड़ा सानिया है। ये मुसलमानों के लिए शर्म की बात है कि हम बाहैसियत मुसलमान इतने सारे कंप्रोमाइज़ इतनी बुरी हालत में होते हुए भी मुसलसल करे जा रहे हैं और फिर भी बम्बारमेंट और आपका ये जुल्म जो है रुक नहीं रहा।
تو یہ سوالیہ نشان ہے اور یہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور یہ شعور کی بات ہے اور سمجھ کی بات ہے. اللہ ہمیں ہمت بھی دے, سمجھ بھی دے اور اس پہ ہم بہتر طریقے سے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں عزت نفس کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ میں بھی بتاتا چلوں کہ بمباری وہاں پر رکی نہیں ہے, کہنے کو معاہدہ تو ہو گیا ہے لیکن کل بھی وہاں پر جو ہے بارود گرایا گیا ہے, کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو معاہدہ ہو گیا تو اب تو ان کے پروڈکٹ استعمال کر لیں, اب تو جائز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ نہیں, اس لیے کہ یہ احتجاج کا ایک ذریعہ ابھی ہمارے لیے ہے کہ ابھی وہ دیکھیں, وہ ابھی آپ کا جو ایڈ گئی ہوئی ہے 7 دن سے وہ ٹرک ان کے ٹرالے رکے ہوئے ہیں اور وہ بیچارے خراب ہو رہا ہے جو مٹیریل ہے اس کا, اور مسلسل وہ تھریڈنگ میں ہے. حماس کی جو بھی کمپرومائزز ہیں اپنی جگہ پہ ہیں, انہوں نے فلسطین کے لیے اپنی ساری جو ہے وہ شرطیں ودرو کر لی, لیکن امن کے لیے ابھی تک وہ مسلسل اپنی کوششیں کرنے کے باوجود ان کو وہ فیسلیٹ نہیں کیا جا رہا جو ان کا کم سے کم حق ہے کہ ان کو جینے کا حق دیا جائے, کیونکہ مسلسل بچے مر رہے ہیں, مسلسل بچوں کو ایڈ کی ضرورت ہے, میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے, اور سارا سلسلہ جو ہے ابھی تک رکا ہوا ہے, جو کہ ساری دنیا کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنی بات نہیں کر سکتے انسانیت کے لیے. اور انسانیت کے لیے جو بڑے علمدار ہیں ان کو سوچنا چاہیے. دیکھیں وہاں کی عوام نکلی ہوئی ہے اور وہ عوام ایسی ہے جو بات اپنی حق کے لیے حکومتوں کو منوانا پڑا کہ فلسطین کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. تو یہ شعور ہمیں ان سے زیادہ آنا چاہیے, ہم پہ حق زیادہ ہے فلسطینیوں کا مسلمان ہوتے ہوئے. تو میں یہ بات کہوں گا کہ ہمیں اس کے لیے اپنی بات کہنے کے لیے ابھی اور بہت سارے کام کرنے ہوں گے. بالکل وجہ فرمایا کہ امن و امان کے ساتھ. بالکل ایسے ہی شرم کی بات ہے کہ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کی آبادی 57 اسلامی ممالک, لیکن شرم کی بات ہے ایک واقعہ اور گزشتہ ہفتے پاک افغان جنگ کے حوالے سے سامنے آیا, اس حوالے سے گفتگو کروں گا ریحان صاحب سے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بہت اچھا موضوع آپ نے ہے کہ اصل میں افغانستان کو فتح کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا, جو ہماری عوام اور جو ہماری قوم کو اس چیز کا نہیں پتہ تھا. پچھلے پروگراموں میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلسطین کے لیے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ وہ پاکستان کیوں نہیں کر رہا. تو اس کی وجہ آج آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں دونوں چیزوں کی. پاکستان بالکل کر رہا ہے, اور پہلے بھی افغانستان کو فتح کرنے میں جب روس سے حملہ ہوا تو پاکستان نے ہر چیز کی مدد افغانستان کو بھی کی, اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک کو بھی پاکستان کی آرمی فیسلٹیز دیتی ہے. بظاہر آپ وہ چاہتی ہے عوام ہماری کہ ان کو بتا کے کیا جائے کہ ہم نے یہ کام کیا, تو یہ پاسبل ہوتا نہیں ہے. ملک کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور فوج کی بھی بہت سی مجبوریاں ہیں. ہماری فوج الحمدللہ پوری دنیا میں الحمدللہ ہماری فوج پوری دنیا میں نمبر 1 ہے, اور ہماری فوج کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری فوج سے عوام کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑا محبت کا رشتہ ہے. شاید آپ اپنے بچپن میں اگر جاتے ہیں, تمام جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ, ہم اگر اپنے بچپن کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہوں گے کہ جب فوج آتی تھی تو ہم بچپن سے گھر سے نکل کے ان کو سلام کیا کرتے تھے, ان کو پانی بھی پلایا کرتے تھے. تو ہمارا جو رشتہ ہے نا فوج سے وہ دلی رشتہ ہے اور محبت کا رشتہ, اور وہ انشاءاللہ ہماری عوام کا, ہماری قوم کا ہمیشہ برقرار رہے گا انشاءاللہ. یہ افغانستان تو کیا مطلب دنیا کی کوئی اور بھی طاقت اگر اس کے ساتھ مل کر پاکستان کا کچھ بگاڑنا بھی چاہے تو الحمدللہ بگاڑ نہیں سکتی. 27 رمضان المبارک کو پاکستان 27ویں شب تھی جب پاکستان وجود میں آیا. پاکستان کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے انشاءاللہ. یہ افغانستان کوئی حیثیت نہیں رکھتا, روس امریکہ حیثیت نہیں رکھا, تو یہ چھوٹے موٹے ملک کیا کریں گے پاکستان کا. پاکستان آرمی زندہ باد, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. زندہ باد, بالکل ماشاءاللہ, زبردست. اس کے ساتھ ہی شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. شائگان گروپ آف کمپنی سے آپ کا تعلق ہے, اور شائگان کا نام آتے ہی ذہن میں شائگان فارما کا بھی نام آتا ہے, جن کی معیاری ادویات جو ہے نہ صرف ڈاکٹروں کی اولین ترجیح ہے بلکہ گھروں میں بھی استعمال ہوتی ہے. اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کرامت. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی بڑی ہماری جو ہے موٹیویشنل سٹوری ہے شائگان کی. شائگان 93 کے اندر وحید احمد صاحب جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے سٹارٹ کی ایک رینٹڈ ہاؤس سے. آج شائگان 26 ممالک کے اندر اپنی پروڈکٹ بھیج رہی ہے, اور پاکستان میں ہم ٹاپ 30 گروپس کے اندر آتے ہیں فارماسوٹیکل کے اندر. اور ماشاءاللہ شائگان اب گروپ آف کمپنیز بن گیا ہے. 6 کمپنیز ہیں جو شائگان کے انڈر کام کرتی ہیں, اس میں ایک شائگان ہیلتھ کیئر بھی ہے جس کی پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے. جی بالکل. اب میں چاہوں گا کہ پروڈکٹس کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل. سب سے امپورٹنٹ جی ابھی ہم نے ریسنٹلی لانچ کیا پاکستان کے اندر چینی کا قدرتی متبادل.
अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा मैं इस तरह बताना चाहूँगा आपको कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की वजह से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है आपका डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 हो गया डायबिटीज़ के अंदर। इसका मतलब है कि हमें आज से डिसाइड करना है कि हमें शुगर को रिप्लेस करना है, क्योंकि शुगर से आपको कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ते हैं, डायबिटीज़ होती है और कैलोरीज मिलती हैं जिससे ओबेसिटी होती है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए मसला ये था कि चीनी अगर लाइफ से निकाल दे तो मीठा भी निकल जाता। तो हमने फिर शायगन स्टेवा लॉन्च किया जो कि चीनी का आइडियल मुतबादिल है। इसमें मिठास तो है लेकिन कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो जिससे बहुत आइडियल रिप्लेसमेंट बनती है। तो हम ये कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से चीनी को निकालें, मिठास ऐड करें विद शायगन स्टेवा। और शायगन स्टेवा जो है इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट। सबसे जो प्लस फैक्टर है शायगन स्टेवा का, तो ये नेचुरल रिप्लेसमेंट है चीनी का। ठीक, अच्छा शुगर के जो पेशेंट है या जो मोटापे के शिकार है वो ये यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये बना ही स्पेशली उनके लिए। मैं ये बल्कि कहूँगा कि सिर्फ डायबिटिक पेशेंट नहीं, क्योंकि उनकी तो डेफिनेटली शुगर लेवल बढ़ती है और उनको डॉक्टर भी मना करते हैं कि आप मीठा ना लें, लेकिन वो बड़े आइडियली ये ले सकते हैं क्योंकि इसमें कैलोरीज नहीं है और शुगर नहीं है, तो इससे डायबिटीज़ या उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है। अच्छा, ओबीज भी कैलोरीज कट डाउन करते हैं तो वो भी स्टेवा ले सकते हैं। लेकिन मैं ये स्पेशली आपके चैनल के तहत से कहना चाहूँगा जो यंग जनरेशन है हमारी, कि देखें आपका 2 या 4 महीने शुगर एक्सेसिव लेने से आपको डायबिटीज़ नहीं होती। आपका लाइफस्टाइल है पूरा, काफ़ी साल जब मीठा ज़्यादा लेते रहते हैं तो तब जाके आप में ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो आज से डिसाइड करें कि हमने अपनी लाइफ के अंदर चीनी को रिप्लेस करना है, स्टेवा को ऐड करना है, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए, ना ओबेसिटी हो और ना आपको जो है ना डायबिटीज़ हो। ठीक, अच्छा एक आम तासुर है कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है, ये ज्यादा चीनी खाने से, क्योंकि दोनों चीजें डिफरेंट है, मीठा फलों में भी होता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से, लेकिन शुगर क्योंकि सबसे ज्यादा यूज है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसमें मेजर कॉज बनती है आपके डायबिटीज होने की। लेकिन वही मेरी बात कर रहा हूं कि देखें, कार्बोहाइड्रेट अगर उस मीठे में होगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, कोई ऐसा अल्टरनेटिव मीठा है, तो उससे आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता। जैसा कि स्टेवा जो एक नेचुरल प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो वो चीनी का बहुत आइडियल मुतबादिल होता है। इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके हैं क्या हैं? असल में बात सारी आती है कि जैसे कोई बाई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट होती है तो उसकी बेसिक कोई कम्युनिटी होगी जिससे ये मेड होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि मैंने बताया कि स्टीविया एक प्लांट है, उसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट है स्टीविया। अब जैसे हम देखते हैं कि शुगर जो है 2 या 3 तरीके से ये प्रोडक्शन में आती है, जैसे शुगर केन हो गया, चुकंदर हो गया, इस तरह और 2-3 इंटरनेशनली जो है प्रोडक्ट। बिल्कुल। अब असल में वो जेन्युइन तो वो है कुदरती, जो आपका कहते हैं सिरप जो बनता है कुदरती अज्जा से बनता है, लेकिन उसमें क्योंकि केमिकल बहुत सारे बना के उसको, कार्बोहाइड्रेट की बात की आपने इस तरह से, अब इसमें वो सारी चीजें जो आपने प्रिकॉशंस जिसकी एहतियात है वो पूरी आपने इसमें रखी होगी। यकीनन जब आप ये पूरा एक काम कंप्लीटली एक ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा उसको बताएं कि ये क्या होता है। ये जो आपने ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है कि जी वो भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बन रहा है और ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बन रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपका जो शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है जी। वो जाके आपके ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, जो कि आपको नुकसान देता है एक्सेसिव अमाउंट में। अच्छा, जो स्टीविया है ये स्टीवियोल से बना है, ये वो केमिकल है जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपको टेस्ट देता है मीठा, ये किसी और न्यूट्रिएंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, तो जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेवा के हवाले से स्पेशली, इसका अगर आप पैक देखेंगे तो इस पर हमने मेंशन किया हुआ है कि इसके अंदर कोई एडिटिव नहीं रखा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्वीटनर आए पाकिस्तान में वो आर्टिफिशियल थे जी, वो सिंथेटिक थे, जैसे एस्पार्टम अवेलेबल है, सुक्रालोज अवेलेबल है, लेकिन स्टेवा जो है वो ओनली ब्रांड है इन पाकिस्तान में जिसमें कोई भी एडिटिव नहीं है, ना इसमें माल्टोडेक्सटिन है, स्पार्टम है, ना इसमें सुक्रालोज है, और प्योर नेचुरल फॉर्म में रखा हुआ है। दैट्स वाई इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं। ठीक, जबरदस्त। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, बात हो रही है चीनी की और आपका ताल्लुक दांतों से है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि चीनी दांतों को कितना मुतासिर करती है? अच्छा देखें, नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी हम कोई भी मीठी या कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्स के अंदर लेते हैं तो वो ओरल पीएच को ड्रॉप कर देता है, और जब ओरल की पीएच ड्रॉप हो जाती है, जो जितने भी ओरल बैक्टीरियाज हैं वो एक्ट करते हैं और दांतों में कीड़ा लगने का सबब पैदा करता है। तो अगर आमतौर पे हमारे पास बहुत से बच्चे या लोग आते हैं कि मीठा खाने से जो है वो
दांतों में कैविटी हो रही है, और स्पेशली बच्चों के अंदर, तो मेरा लोगों से ये कहना होता है कि क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सराहियत कर गई है, मीठा बच्चे छोड़ नहीं सकते जी। तो अगर देना भी है तो किसी दिन के एक ख़ास टाइम फ्रेम पे दे दें, और उसके बाद आप ब्रिंस कर लें या उसके बाद आप ब्रश कर लें, तो वो चीज़ें जो हैं वो कम से कम कैविटीज़ जो हैं वो प्रोग्रेस करेंगी। ठीक, अच्छा किस एज से बच्चों को जो है ब्रश करवाना चाहिए? अच्छा, बच्चों के जो ब्रशिंग है वो व्हेन एवर, जब कभी भी आपको पहला दांत जो है वो ओरल कैविटी में दिख रहा है, उसी टाइम से बच्चों की ब्रशिंग जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। व्हेन एवर फर्स्ट जो अराउंड 6 to 7 months के अंदर एक छोटे बच्चे का दांत निकल आता है, उसी एज ग्रुप से हमें ब्रशिंग को जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक, अच्छा छोटे बच्चों की बात हो रही है तो अक्सर छोटे बच्चों में देखा गया कि जो उसके पैदाइशी दांत होते हैं वो बिल्कुल कतार दर कतार बिल्कुल अपने लाइन में होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो दूध के दांत टूटते हैं तो फिर वो टेढ़े मेढ़े क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा देखें, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी बेसिकली स्पेशलिटी भी इसी हवाले से, मैंने शुरू में डेंटिस्ट्री का जो BDS होता है वो किया, और बाद में FCPS जो कि फेलो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स एक डिग्री अलॉट करता है, उसकी ट्रेनिंग मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से हासिल की। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं। तो पहले तक ये होता था कि हम रॉ फूड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और अब हम प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली दांत थोड़े बहुत बिल्कुल फिक्स नहीं होते हड्डी के अंदर, बल्कि उनके अंदर थोड़ी बहुत मोबिलिटी होती है, और जब कभी भी आप फूड चू करते हैं तो वो आपस में रगड़ खा के उनकी विड्थ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अब क्योंकि हम प्रोसेस फूड की तरफ ज़्यादा आ गए हैं, तो वो जो एट्रीजन है या वो जो रगड़ है वो कम हो रही है, और दांतों का साइज जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा। सेकेंडली, जब हमने प्रोसेस फूड यूज़ करना शुरू किया तो जो जॉज हैं उनका साइज भी जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रहा। अब ये ऐसा ही है कि एक कमरा है, वहाँ पे अब वो छोटा हो गया किसी वजह से, और मेरे पास वहाँ पे 12 कुर्सियाँ रखने की जगह नहीं है, 10 कुर्सियाँ रखने की जगह है, लेकिन दांत मेरे उस जबड़े के अंदर 12 या 16 आ रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो फिर सीधे नहीं आएंगे, वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। तो सबसे बड़ा एक रीज़न हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, जो कि विद टाइम जो है वो चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से ना जॉ की ग्रोथ हो पा रही है बहुत अच्छे से, और ना दांत जो है वो अपनी विड्थ को रिड्यूस कर पा रहे हैं। तो इस वजह से अमूमन जो दांत हैं वो अब टेढ़े मेढ़े आते हैं। ठीक है, इसका कोई हल है, कोई सोल्यूशन है? अच्छा, इसका हल ये है कि हम 2 तरह से दांतों को जो है वो सीधा कर सकते हैं। एक है अलाइनर्स, जो कि आजकल ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस जिसको कह रहे होते हैं, और सेकेंडली कन्वेंशनल मेथड है जो ब्रेसेस कहलाते हैं, जिसमें हम मेटल के ऑब्जेक्ट्स दांतों के ऊपर लगा देते हैं और बाय सीक्वेंस ऑफ वायर्स हम दांतों को सीधा करते हैं। अगर हम आइडियल की बात करें तो आइडियल इज ब्रेसेस, जिससे हम कॉम्प्लेक्स केसेस को भी जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। बहरहाल क्योंकि विजिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, इस वजह से हम अलाइनर्स से भी उस चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अलाइनर्स सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए होते हैं, लेकिन ब्रेसेस से हम हर तरह की केसेस को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ब्रेसेस जो हैं वो छोटे बच्चों में किस एज में लगा सकते हैं? अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास अक्सर ये क्वेरी आती है कि इवन जो जनरल डेंटिस्ट से भी केसेस बीइंग ए स्पेशलिस्ट रेफर हो रहे होते हैं, उसमें सबसे बड़ी ये क्वेरी आ रही होती है कि किस एज ग्रुप में लगाएं, क्या पूरे दांत जब निकल आएँ तब लगाएं, या बड़ी हो जाए जब हड्डी मजबूत हो जाए तब लगाएं। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट ये रिकमेंड करती है कि ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जो ब्रेसेस स्पेशलिस्ट होता है बेसिकली, उसके पास 7 साल की उम्र में एक चेकअप जो है वो लाजमन करें, क्योंकि वो ये चीज़ देखकर बताता है क्या कोई चीज़ गलत तो नहीं होने जा रही, दांत क्या एक प्रॉपर वे में शेड हो रहे हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस में इरप्ट हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर कोई भी इंटरवेंशन नीडेड है तो आइडियल एज 9 से 11 साल है बच्चों के अंदर ब्रेसेस लगाने की, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि हम अडल्ट्स के अंदर ब्रेसेस नहीं लगा सकते। एज फार एज आपके डेंटल हेल्थ ठीक है, मीन आपके गम्स ठीक हैं, आपके दांतों में बहुत ज़्यादा कैविटीज़ नहीं है, तो किसी भी एज ग्रुप के अंदर ब्रेसेस लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अपने करियर के अंदर 68 ईयर ओल्ड लेडी के भी ब्रेसेस लगाए हुए हैं। अच्छा, तो किसी भी एज ग्रुप के अंदर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपके दांतों की हेल्थ ठीक हो। अच्छा, ये ब्रेसेस का ये ड्यूरेशन कितना होता है? ये असल जो बड़ा मसला है ना, लोग लगा के, क्योंकि वो एक यूज टू होना होता है, वर्किंग अपनी प्रॉपर रखनी होती है लोगों को, तो ये जरा टाइम बताएं कितना होता है? अच्छा, नॉर्मली ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जो है वो वेरी कर रहा होता है कॉम्प्लेक्सिटी से। अगर सिंपल केस है तो वो 1 ईयर तक में भी जो है वो फिनिश हो जाता है, लेकिन ऐसे केसेस जिसमें हमें दांतों को निकालना होता है, मीन एक्सट्रैक्शन केसेस हैं या मजीद कोई अप्लाइंसेस देनी पड़ती हैं, तो ऐसे केसेस 2 से 2.5 साल और इवन सीवियर केसेस के अंदर 3 साल तक भी ये चल सकते हैं। ठीक, जबरदस्त। अच्छा, दांतों के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر پروجیکٹ بہترین معیار کے ساتھ ریڈی ہو؟ تو پھر ملیں آپ کو مہاروی کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ، بلڈنگ فار لائف. Our services, construction work and interior designing, building materials and accessories supply, آرکیٹیکٹ اینڈ اسٹیل اسٹرکچر سولوشنز، A+ مٹیریل کا استعمال. ہے ہر پروجیکٹ بہترین انجینئرز کی زیر نگرانی ریڈی کیا جاتا ہے. انٹیریئر ورک، ماڈرن ڈیزائنز، پلمبر ورک، الیکٹرک ورک اور کمپلیٹ فنیشنگ. بیسٹ انجینئر کی نگرانی میں ہر کام معیار کے مطابق کمپلیٹ ہوتا ہے. ایڈریس سویٹ #1 28/C لین 8 بخاری کمرشل فیز Y DHA کراچی. For more information, contact us 03333 929291 03150 029291. Email maharviconstruction@gmail.com. Website www.maharviconstruction.com. مہروی کنسٹرکشن، جہاں معیار، اعتماد اور ڈیزائن کا ملاپ ہے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان. میں ہوں راؤ کرامت، میرے ساتھ موجود ہیں اشرف میمن صاحب اور ہمارے ساتھ ریحان بھائی موجود ہے. ریحان بھائی، کیا کہنا چاہیں گے فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے؟ یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا اور اس کے باوجود بھی وہ اس نے اپنی چھیڑ چھاڑ ختم نہیں کی ہے اور وہ بارود برسا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، فلسطین کی جو بات ہے وہ سیز فائر ہو چکا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسرائیل ہے، اس نے ہمیشہ سے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کو پریشان کرتا چلا آ رہا ہے اور وہ کرتا رہے گا جب تک ہم اسے پوری لگام نہیں دیں. حالانکہ وہ ہے نقشے میں اتنا سسری، مگر اس نے پوری دنیا کو ناک میں دم کیا ہوا. مگر وجہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک ایک نہیں ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کے احتجاج ہوا تھا، TLP نے کیا تھا احتجاج، تو اس احتجاج میں آپ نے دیکھا کہ کتنی گولیاں، اور حکومت پنجاب پہ اس ٹائم میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں پہ اور اپنے ہی ملک کے لوگوں پہ گولیاں چلانا، کہ کہاں کی حماقت ہے؟ کون سی حماقت آپ کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ؟ مگر یہ ان کی اپنی بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے، TLP کی اپنی غلطی بھی ہے یہاں پر کہ جب سیز فائر ہو گیا تو آپ احتجاج کو ملتوی کریں. انہوں نے احتجاج کو ملتوی نہیں کیا، اور برعکس یہ کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. صرف عوام کو جمع کر لینے سے، احتجاج کر لینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے کہ کس پلان کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیا ایجنڈا ہے آپ کا. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر ابھی اگر سنیت کے نام پر دیکھا جائے تو پاکستان سنی تحریک، ثروت اعجاز قادری صاحب، اس ٹائم پورے پاکستان میں ان کا کام ہے. آپ نے نہ تو اس تنظیم کو اعتماد میں لیا، نہ اور بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں اور بہت سارے علماء کرام ہیں، کسی کو آپ نے نہ تو اعتماد میں لیا. بغیر اعتماد کے آپ نے اپنی تنظیم، اپنے لوگوں کو لے جا کے روڈ پہ کھڑا کر دیا. اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آپ سے بات کرنے کی کوشش چلے نہیں کر رہی ہے، آپ نے کہا کہ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں کر رہی ہے، مگر آپ دیکھیں گے سیز فائر کا جب اعلان ہو گیا ہے تو آپ اس چیز کو بیک کر لیں. پھر بھی آپ نے احتجاج کیا. آپ نے تقریباً، ویسے تو میڈیا کوئی 300 بتا رہا ہے، کوئی 200 بتا رہا ہے، کوئی 400 بتا رہا ہے، ان کے اپنے لوگ 500 بتا رہے ہیں. جو میرے تک رپورٹ ہے وہ یہ کہ 150 لوگ شہید ہو گئے. تو اب آپ سوچیں 150 لوگ مسلمان آپ نے اپنے ہی ملک میں اپنے مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کو مار دیا. تو یہ انتظامیہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مطلب ان کے ساتھ میٹنگز کرتی. مگر میٹنگز اگر آپ مسلک کے نام پر اگر میٹنگز کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں صرف ایک ہی تنظیم ہے جو سنیت کے نام پہ میرے نظر میں جو کام کری، وہ پاکستان سنی تحریک ثروت اعجاز قادری صاحب ہے، جو حقیقتاً طور پہ کام ہو رہا ہے ان کا. باقی مولانا ہیں وہ تو اپنی ظاہر سی باتیں انہوں نے فتوے دینے اور اپنی امامتیں کرانی ہیں. ان سے میٹنگز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اسی کا ہے جو وہاں پر اقتدار میں لوگ ہیں. اگر پاور پہ دیکھا جائے کوئی تنظیم ہے کراچی میں یا پنجاب میں تو وہ پاکستان سنی تحریک ہے. ان سے مذاکرات کر کے آپ اس معاملے کو ختم کرتے، نہ کہ گولیاں چلاتے. یہ آپ نے گولیاں چلا کر مطلب ہوا دی ہے زخموں پہ. اس کا ازالہ آپ نے کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل اس کا ازالہ آپ خود کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. بالکل ایسا. یہ ثانیہ مرید کے جو ہے بڑا ایک سینسیٹیو ایشو ہے اور کافی اینکر پرسن اس پہ گفتگو کرتے ہوئے خطرات ہیں. لیکن اگر پاکستان کے ایشوز پر ہم بات نہ کریں تو میرے ادھر اینکر پرسن بن کر گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ سے ہم کہتے ہوئے ہر پروگرام کے آخر میں کہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اور عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہے، آپ سے گزارش کروں گا کہ ثانیہ مرید کے حوالے سے جو بھی
कसूरवार है उसके लिए जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए और जो भी कसूरवार है उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से अशरफ भाई? अच्छा, बेसिक बात में जब एक तासुर जाता है कि किसी एक फ़िरके या किसी एक तंजीम का ये मामला है, बहैसियत मुसलमान ये हम सब पे लाजिम है कि अपनी बात, जो आप बात कहना चाहते हैं आप कहें। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको ये राइट देता है। तो ये किसी एक फ़िरके या किसी एक तबके की बात नहीं है। ये एहतजाज में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बज़ाहिर इस सुन्नी तहरीक का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ एहसास की बात है, ज़िम्मेदारी की बात है। और ये जो आपने रिक्वेस्ट की है ये बिल्कुल सही जायज़ बात है कि बात को आगे ना बढ़ाया जाए और उसको बेहतर तरीके से वो कमीशन या वो जो है उसकी तदारुक के लिए बाकायदा इसके तदारुक ढूंढे जाएं और उसको मरहम रखा जाए निस्बत इसके कि उससे मुश्तइल ज़्यादा किया जाए। तो जो भी उसके फैसले हैं उसको हल करने के लिए यही है कि वो मसालियत के साथ उन मामलात को देख के उनके उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल ऐसा, ये एहतजाज ज़रूर कीजिए, लेकिन एहतजाज की आड़ में अपनी पाक आर्मी के खिलाफ जबान दराजी ना करें, ये आपको मशवरा दूंगा, क्योंकि पाक आर्मी है तो हमारा मुल्क है और हमारा मुल्क है तो हम है। ट्रू, बिल्कुल। और डॉक्टर सराज शाह साहब आपकी जानिब आऊंगा। बात हो रही थी दवाइयों के हवाले से, तो कोई ऐसी दवाई है कि जैसे हम लोग मर्द ज्यादातर जो काम करते हैं तो उसमें थकावट का शिकार हो जाते हैं, तो इस हवाले से कोई है सप्लीमेंट, कोई दवाई आपके पास? बिल्कुल करामत, थैंक यू सो मच। करामत, एक तो चीज़ मैं बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है वो है क्रॉनिक फटीक की। अच्छा, एक है जनरलाइज फटीक, अगर आप रूटीन में काम ज़्यादा कर लें या आपका खाना पीना मुतासर हो जाए तो आपको थकावट होती है, और ये हर नॉर्मल इंसान को होती है। वो रेस्ट के बाद, अच्छा खाना खाने के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है कि उनका इंटेक भी अच्छा है, नींद भी अच्छी है, लेकिन उसको थकावट फील होती है। इस थकावट को कहते हैं दायमी थकावट या क्रॉनिक फटीक। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, दैट इज़ द क्यूविन प्लस। क्यूविन प्लस एक ऐसी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च की है जो कि क्रॉनिक फटीक से निजात दिलाती है। अच्छा, क्रॉनिक फटीक की जो वजूहात होती हैं वो ये होती है कि आपके बॉडी के अंदर ख़ास न्यूट्रेंट की कमी की वजह से जो आपका एनर्जी साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो क्यूविन में वो 14 इंग्रेडिएंट हैं, और वो इंग्रेडिएंट हैं जो जाके माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे उस एनर्जी साइकिल को बहाल करते हैं, जिससे आपको ये फटीक जो है वो दूर हो जाती है। अच्छा, फटीक तो बड़ा एक छोटा सा वर्ड है और लगता है कि बस फटीक, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं ना वो बहुत बड़ी हैं। जैसा कि अगर आपकी क्रॉनिक फटीक या दायमी थकावट ठीक ना हो तो आप देखें, आप चीज़ें रख के भूलना शुरू हो जाते हैं, आप में माइग्रेन बड़ा कॉमन रहने लग जाता है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। ये अलामत फिर आपको साथ ऐड ऑन होना चाहिए, फिर चिड़चिड़ापन औरतों में बहुत कॉमन हो जाता है। ये सारी जो अलामत मिलती हैं ये क्रॉनिक फटीक की वजह से होती हैं। तो अगर आप इसको क्यूविन प्लस से ठीक कर लेंगे तो ये अलामत भी आपकी जो हैं वो ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगी, और ये इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट। ठीक। अच्छा, मर्दों में हेमोराइड और इसके अलावा बेऔलादी की जो शिकायत है, इसका कोई कुदरती कोई सोल्यूशन आपके पास मौजूद है? अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं ना www.shaiganhealthcare.com, तो आपको इतनी वर्सटैलिटी मिलती है प्रोडक्ट की कि शायद आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम असल में मल्टी वाइटामिन नहीं सेल आउट कर रहे हैं, हम लोग एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं। ठीक है, जैसा आपने बात की ह्यूमराइड की या पाइल्स की, इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये लाइफस्टाइल ही पाकिस्तान में इस तरह का हो गया कि हम प्रोसेस फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। तो पॉइड हमारी एक प्रोडक्ट है जो प्योरली डिज़ाइन की गई है हेमराइड और पाइल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी सोजिश होती है, पेन होती है, उसको रिलीफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर दूसरा समटाइम ज़ख्म हो जाते हैं, उनकी हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइड इन सारे इश्यूज़ को सेटल करती है। और जो मेन वजह होती है पाइल्स या ह्यूमराइड की वो होती है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। तो उसको भी जो है ना पॉइड बड़े अच्छे से एड्रेस करती है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती, जिससे आपको हीमराइड और पाइल्स में बहुत रिलीफ मिलता है। अच्छा, मैं इसमें एक बात का इजाफा करूंगा कि ये मेडिसिन तो हमें लाज़िम बात है, जब आपके सिम्टम्स होते हैं और आप बीमार होते हैं तो आपको लेनी चाहिए और प्रॉपर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। इससे ज्यादा फिजिकल बात ये है कि आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है, टाइम पे खाना खाना जरूरी है, बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, तो ये मसाइल से हम बच सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और भी जरूरी है कि डॉक्टर साहब से भी कुछ सवाल देखे वो भी करना जरूरी है, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को जा रहा है। जी अशरफ भाई। अच्छा, मैं आपके जो रिलेटेड जो बात है, असल में ये जो बात हम कर रहे थे ना, पेरेसिस की जो बात कर रहे थे हम, इसके अलावा आपके पास दूसरे स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं डेंटिस्ट के हवाले से, दांतों के हवाले से? अच्छा देखें,
ایک بہت زیادہ یہ چیز ابھی عوام کے اندر کامن نہیں ہوئی کہ جیسے میڈیسن سائڈ کے اوپر ہر چیز کا ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے جی ہاں، تو ہم اسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح ڈینٹسٹری کے اندر بھی فردر اسپیشلائزیشنز ہیں. جیسے روٹ کینال کی اسپیشلائزیشن ایک الگ اسپیشلسٹ کر رہا ہے. جو سرجریز ہیں وزڈم نکالوانا یا کوئی بھی سرجری مائنر وہ ایک الگ سرجن کر رہا ہے. دانت لگانا اٹس اے سیپریٹ اسپیشلٹی. تو الحمدللہ فاطمہ ڈینٹل اینڈ اسکن کیئر جو میرا کلینک ہے جس کو میں اون کر رہا ہوں وہاں پہ الحمدللہ ایک روف کے اندر آپ کو ہر طرح کے اسپیشلسٹ ملیں گے. ہمارے پاس 2 روٹ کینال اسپیشلسٹ ہیں, ایک فورن ٹرینڈ امپلانٹالوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں, اور پلس ایک اورل سرجن ہماری ٹیم کے اندر ہیں, اور پلس میں ایز اے بیسس اسپیشلسٹ جو ہے وہ اپنے پروسیجرز جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہوں. پلس جو مائنر پروسیجرز ہیں اس کے لیے ہمارے پاس 2 جنرل ڈینٹسٹ بھی اویلیبل ہیں. تو الحمدللہ ایک روف کے اندر ساری اسپیشلٹیز جو کہ ڈینٹل ریلیٹڈ ہیں, اور ڈیفینیٹلی اسکن کیئر ہے تو وی ہیو ڈرماٹالوجسٹ ایز ویل. اچھا تو اور ایستھیٹیشین بھی ہیں ہمارے پاس. تو یہ ساری کے سارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ ایک روف کے اندر الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اچھا, یہ فاطمہ کلینک کا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کہاں پہ ہے, کیا ہے, لوگوں کو اگر کہیں آپ کے پاس آنا ہو. فاطمہ ڈینٹل اینڈ اسکن کیئر بیسکلی اسکیم 33 میں گلزار ہجوی کے ایریا کے اندر ہے. گلشن کنیس فاطمہ بلاک 3 وہاں پہ مین روڈ کے اوپر یہ لوکیٹڈ ہے. ٹھیک, اگر کوئی فون کے ذریعے کانٹیکٹ کرنا چاہے, کوئی کانٹیکٹ نمبر اگر آپ بتانا چاہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر میں نے اسکرین کے اوپر اسکرین پہ چل ہی رہا ہے, اس پہ کانٹیکٹ کر کے جو ہے وہ اپائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا, یہ ساری پروڈکٹس کے بارے میں بتا دیا, یہ ملیں گی کہاں سے؟ دیکھیں, ایک تو فریلی اویلیبل ہیں فارمیسیز کے اوپر. اسٹیوا جو ہے وہ جتنے بھی مارٹس ہیں ہمارے سبھی پہ اویلیبل ہے اور فریلی اویلیبل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آن لائن ویب سائٹ ہے جس پہ ڈفرینٹ آفرز چلتی رہتی ہیں وہ ہے www.shaiganhealthcare.com. ٹھیک, تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا فل رینج ہماری پروڈکٹس کی اویلیبل ہے. اچھا, کبھی کبھار سوال آؤٹ آف سلیبس بھی آ جاتا ہے. جی جی, ماشاءاللہ اتنی ہینڈسم پرسنالٹی ہے آپ کی, کبھی میڈیا میں آنے کا سوچا, کبھی آپ نے ڈراموں میں یا فلموں میں آنے کا؟ نہیں, ابھی تک سوچا تو نہیں ہے جی. اگر کوئی آفر آ جاتی ہے آپ کو کسی ڈرامے میں یا فلم میں تو آپ کریں گے؟ شرارت کر رہے ہیں, آپ کو دوسری لائن پہ وہ تو میری عادت ہے شرارت کرنا, آپ اپنے کام میں پوری یکسوئی سے لگے رہیں, دوسری طرف آپ کو بھٹکا دیں گے, گھر کے معاملات آپ کو سیٹ رکھنے. اصل میں جی جتنا ٹائم مجھے ہو گیا ہے اس انڈسٹری کے اندر تو ڈیفینیٹلی جہاں آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے تو وہی آپ کی پرائرٹیز ہوتی ہے. نہیں, ماشاءاللہ آپ کا پیرنٹس, آپ کی جو بات کرنے کا جو اسٹائل ہے وہ بڑا امپریسو ہے. ماشاءاللہ آپ اپنی پروڈکٹ کو جس طرح سے آپ بیان کرتے ہیں اور جو بتاتے ہیں آپ وہ یقیناً اتنی ہی افیکٹو ہوں گی, اور دعا کرتے ہیں اللہ آپ لوگوں کو سکسیس کرے. باقی ڈاکٹر صاحب سے ایک 2 باتیں اور میں نے کرنی ہے اب اس حوالے سے کہ جیسے ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا دانتوں کے حوالے سے, تو اصل میں کیا لوگوں کو یہ امپریشن ہے کہ یہ بہت مہنگا پروسیجر ہے, تو اس پہ تھوڑا سا لوگوں کو عوامی طور پہ بنانے کے لیے تھوڑا آپ کو فیسیلیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو. عام طور پہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے ہمارے یہاں, وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ کمپیوٹر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, جگہ جگہ جو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب اس کو ٹرینر کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں, اسپیشل جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ بہت اپنی اچھی خاصی فیس چارج کر لیتا ہے. تو وہ بیسس کے حوالے سے ہماری کلینک کے اوپر یہ ہے کہ جو بھی ٹریٹمنٹ کی کاسٹ ہے ہم لوگ اس کا رفلی 30% انیشیلی ایڈوانس لے لیتے ہیں, اور دین انسٹالمنٹ بیس پہ ہم لوگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ مریض کے لیے کافی بہتر ہے. چلیں جی, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام مہمانوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اور اشرف بھائی جی, آخری منٹ کیسا لگا؟ ماشاءاللہ بہت اچھا, اور میں یہاں بیٹھ کے میں فائزہ کی جو ہے وہ فیل میں نہیں دے سکا, اس کے لیے معذرت. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے اپنا کانٹیکٹ جو ہے پروگرام کا آپ نے دیکھیں, جو اصل بات جو آپ نے کہنی تھی وہ اپنا میسیج آپ نے لوگوں کو دے دیا. یہ ہمارے دوست جتنے بھی ہیں یہ فیل کرتے ہیں کہ بات لوگوں کو صحیح پہنچنی چاہیے اور کمیونیکیشن ایسا ہو کہ لوگ آسانی سے اسے فیل لیں. اب بات یہ فائزہ کی سیٹ گئی نہیں گئی معلوم نہیں, لیکن مجھے اپنی سیٹ خطرے میں لگ رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ایک بار پھر آپ تمام کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوگا. انشاءاللہ اگلے اتوار کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اشرف بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.